ए आर करियर पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग लगातार सिर्फ महत्वपूर्ण सभी विषय का गेस प्रश्न की क्लासेस कर रहे हैं, वैसे प्रश्न जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए संभावित है। तो इस क्रम में हम लोग लगभग सभी विषय का डे बाय डे क्लासेस चल रहा है। दो टाइम में आपको क्लासेस लाइव दिया जा रहा है, एक सुबह में 6 बजे और एक शाम में 6 बजे। तो आज हम लोग आपके सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण, जैसे एग्जाम में आएगा वैसे ही 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो ये सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये सारा प्रश्न आप लोग याद कर लेते हैं तो चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, यहाँ से काफी प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये सभी एग्जाम का अनुरूप तैयार किया गया है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी विषय का आपका रिवीजन भी होगा, मतलब कि हिस्ट्री का, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, हर एक सब्जेक्ट का आपका रिवीजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आएगा, उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा। सामाजिक विज्ञान से सभी हम लोग गेस प्रश्न की सिर्फ आज चर्चा करेंगे। और अब अंतिम समय है तो अंतिम प्रश्न में आपको वही प्रश्न बता रहे हैं जो कि पेपर में पूछा है। देखिए बताया जा रहा है कि 1 से 80 तक खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 40 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे ओएमआर सीट है नहीं, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स ही आपका ओएमआर सीट है। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। प्रश्न आपसे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, मैं बोला जैसा कि शुरू में ही कि सामाजिक विज्ञान के हर एक सेगमेंट के प्रश्न का आपका रिवीजन होगा। तो कह रहा है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं। आप जानते हैं आपदा दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, एक मानवकृत आपदा जिसमें मतलब मानव का योगदान, जैसे युद्ध वगैरह हो गया या आतंकवादी हमला हो गया, और एक होता है प्राकृतिक आपदा जिसमें मानव का मतलब कि जैसे इनडायरेक्ट रूप से मतलब डायरेक्ट रूप से मानव का कोई भी योगदान न हो, या यूं कहे तो उसका कोई भी पूर्वानुमान नहीं हो, पहले से अनुमान नहीं हो, तो वो बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, तूफान हो गया। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या पूछा है, कौन प्राकृतिक मतलब कि आपदा नहीं, मतलब कौन मानव जनित आपदा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए सुनामी प्राकृतिक आपदा है तो ऑप्शन होगा, नहीं होगा। बाढ़ भी है, हिमस्खलन भी है, युद्ध जो है, युद्ध आप देख रहे हैं, ये युद्ध क्या है, मानव जनित आपदा है। युद्ध थोड़ा वो मतलब कि प्राकृतिक रूप से होते हैं, तो हम लोग युद्ध लड़ते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं अब हर एक सब्जेक्ट का जो भी क्लास जा रहा है, जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े होंगे इतना ही देख लेंगे तो आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। अरे सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। ये सभी जो चारों आप देख रहे हैं, ये कोयला का प्रकार ही लिखा गया है। अब कोयला में क्या है कि कार्बन की मात्रा, जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक वो अच्छा किस्म का कोयला, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा मतलब कि कम तो घटिया किस्म का, निम्न किस्म का कोयला। तो कह रहे सबसे अच्छा कौन होता है, तो एंथ्रासाइट। याद रखेंगे चारों कोयला का ही प्रकार है, तो सबसे अच्छा एंथ्रासाइट होता है, तो ऑप्शन सी। अच्छा यही पूछता सबसे निम्न स्तर का या सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला, तो पीट होता है। ठीक है, तो सबसे घटिया पूछेगा मतलब खराब तो पीट, और फिर अगर पूछे कि सबसे अच्छा तो एंथ्रासाइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और हर एक मतलब कि आपके सामाजिक विज्ञान के खंड से प्रश्न मिल रहा है, तो ध्यान से उत्तर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिए। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, ये पूछ रहा है। मतलब कि लोकतंत्र की सफलता के लिए इसमें से क्या जरूरी है। देखिए पहला कह रहा है मजबूत जनमत, तो बिल्कुल जरूरी है। अच्छा निरक्षर नागरिक, मतलब जहां पे अनपढ़ नागरिक हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो लोकतंत्र में बाधक तत्वों में हो जाएगा, सफलता में जरूरी है, नहीं है। अच्छा मजबूत सेंसर बोर्ड, जो मतलब कि सेंसर लगा रहा है मूवी पे, मैगजीन पे, तो ये भी लोकतंत्र का बाधक तत्व है। नियंत्रित मीडिया और प्रेस है, तो ये भी बाधक तत्व है। तो सबसे अच्छा आवश्यक तत्व इसमें से क्या है, मजबूत जनमत। किसी भी सरकार को मजबूत जनमत मिलेगा तो वो अच्छा से काम कर पाएगा, निर्णय ले पाएगा। चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ क्यों आता है, ऑप्शन पढ़िए। जल की अधिकता, बिल्कुल जल की अधिकता होगा तो ये लाजमी है कि नदियों में बाढ़ आएगा। अच्छा नदी के तल में अवसाद का जमाव, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है कि जब नदी के तल में अवसाद जम जाएगा तो पानी सीधे सीधे ऊपर ऊपर से मतलब कि नदी से बाहर ही जाएगा, और नदी का तल में जब अवसाद नहीं रहता तो पानी नीचे की तरफ भी जाता है, जो भूमिगत जल के रूप में बन के आगे निकलता है कुआं वगैरह के माध्यम से। वर्षा की अधिकता होगा तभी आप देखते हैं बारिश ज्यादा होता है, बाढ़ आ ही जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाएंगे, रटते चलिएगा और उत्तर देते चलिए। मैं टारगेट दे रहा हूं कि आप एक कोशिश कीजिएगा कि कम से कम मतलब कि 80 है तो यहाँ पे आपको 80 में से
70 प्लस या 60 प्लस आपको सही करने का मतलब की कोशिश करना है एग्जाम में। तो समझिए अगर आप 60 प्लस भी यहाँ पे सही कर लेते हैं आज के सेट में, समझिए आपकी तैयारी शानदार हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, आसानी से आप 80 में से 40 एग्जाम में सही कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, मतलब पंचायती राज व्यवस्था का इसमें से दूसरा स्तर कौन है। तो याद कीजिए मैं कई बार आपको बताया कि हमारे देश में जो राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था, तो उस पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था वो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे हमारे देश में लागू किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि 3 स्तर पे मतलब कि लागू किया जाए, जिसमें से पहला स्तर था ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला पंचायत। अब कह रहे हैं कि इसमें से दूसरा स्तर कौन सा है, देखिए तो 1 पर था ग्राम पंचायत, 2 पे था पंचायत समिति, 3 पे था जिला पंचायत, तो दूसरा स्तर कौन है, पंचायत समिति है। तो जो भी विद्यार्थी 5 का ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, तो ये क्रम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6ठा नंबर कह रहा है, 6ठा नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कह रहा है प्रश्न आपसे कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, मतलब चावल के खेती के लिए कौन सा जलवायु मतलब कि सबसे उपयुक्त है, तो है उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र जलवायु में चावल की खेती होता है, तो ऑप्शन सी 6ठे नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा, इसके लिए तापमान जो होता है ना चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, गेहूं के लिए हर एक मतलब की फसल के लिए आपके ज्योग्राफी में है, तो 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त तापमान है, ठीक है, ये तापमान इतना डिग्री सेल्सियस में चावल की खेती होता है। अच्छा, वर्षा की भाई बात कर ले तो 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होना चाहिए। जब भी पूछेगा कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं कौन सा जलवायु है, तो सर उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है चावल। अच्छा, फिर कितना टेम्परेचर पे चावल की खेती होता है, तो जहां पे 24 डिग्री से 27 डिग्री में हो, और बारिश 125 से 200 सेंटीमीटर के बीच में चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं। तो ये भी प्रश्न का अगर 2 अंक में आए तो ये 3 कारण आप बता देंगे, आपका 2 अंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा 7 नंबर, कह रहा है आपसे कि मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था, जल्दी से उत्तर देंगे। तो मुद्रण जो है सबसे पहले आप जानते हैं चीन में मतलब कि शुरू हुआ था, तो ऑप्शन ए। कागज का भी आविष्कार पूछेगा तो चीन ही होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत चीन से ही हुआ था। अच्छा, मुद्रण की शुरुआत पूछे तब भी चीन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन मतलब ISO जो है उसका मुख्यालय कहां है। आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूं, जल्दी से उत्तर देंगे। और जिन विद्यार्थियों को नहीं मालूम है याद रखेंगे, जेनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहां है सर, जेनेवा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है आपसे कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। देखिएगा ध्यान से उत्तर देंगे, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही से उत्तर दे पाते हैं। कह रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत में आया था। देखिए इसे साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपके 1927 में। अच्छा, और ये 7 सदस्यीय मतलब की था एक कमेटी, 7 सदस्यीय था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 7 सदस्यीय था। अच्छा, उसके बाद इसके अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष ये थे सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पे इसका पड़ा था नाम, मतलब कि साइमन कमीशन। तो सर जॉन साइमन थे। और ये जो है 3 फरवरी, कब, 3 फरवरी, और फिर आपके 3 फरवरी 1927 में बना था, तो 28 को यह भारत पहुंचा था। कहां पहुंचा था, भारत में पहुंचा था। तो ये चीजें इसके बारे में फैक्ट्स याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन का गठन पूछता, कब गठन हुआ था, तो 1927 में। लेकिन कब भारत आया, तो 3 फरवरी 1928 को आया, मतलब कि 1928 में आया, मतलब ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा, और कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने जाना कि इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्यीय गठन था। फिर इसका अध्यक्ष और जॉन साइमन थे। ये 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। और ये जो 7 सदस्य थे ना, तो ये पूरा अंग्रेज थे, इसमें मतलब कि दूसरा कोई था ही नहीं, तो कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए इसका आप जानते हैं काफी बृहत स्तर पे विरोध हुआ और साइमन गो बैक का नारा भी लगा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे प्रश्न
कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, मतलब वर्तमान में कौन सा मुद्रा का रूप आपको देखने को मिलता है। तो सोना का सिक्का, ये तो प्राचीन काल का मुद्रा है, अभी है नहीं। अच्छा, कागज के नोट आपको देखने को मिलेगा, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चांदी का सिक्का भी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न है, एग्जाम के सिर्फ लेवल की प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है आपसे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल कब हुआ था, 11 अप्रैल 1936 को। और पूछे कहां हुआ था सर, तो लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो 11 अप्रैल 1936, तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ये समझते चलिएगा, तो 1936 में इसका गठन हुआ था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल डेट पूछे तो, और कहां हुआ था, तो लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है आपसे कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो परिवहन के साधन में देखिएगा तो सबसे सस्ता साधन जल साधन है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रट जाइएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के काफी साधन है, जैसे सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जल से, रेल से, लेकिन सबसे सस्ता कौन सा है, जल मार्ग है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो सबसे कम है। तो प्रति व्यक्ति आय आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, कुल मतलब जितना भी वहां का राष्ट्रीय आय होगा, नेशनल इनकम होगा। तो और नेशनल इनकम क्या होता है, तो किसी भी देश में जो वित्तीय वर्ष होता है, जैसे भारत का उदाहरण लेकर हम लोग समझे, तो भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का वित्तीय वर्ष है। तो 1 अप्रैल से भारत में 31 मार्च तक जितने भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम रूप से उत्पादन हुआ, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, हमारे देश का राष्ट्रीय आय है। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय, तो उसी राष्ट्रीय आय में जितना हमारी देश की जनसंख्या उसे भाग देंगे, तो पर मतलब कैपिटा इनकम आता है। इसे हम लोग औसत आय भी बोलते हैं, क्योंकि वही काम कर रहे हैं, औसत ही निकालना है। तो कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कहाँ का सबसे कम है, तो बिहार का। आप जानते हैं इसमें हम लोग तरक्की में है, सबसे नीचे से हम ही लोग का स्थान है बिहार राज्य का, तो ऑप्शन है। जहां पे प्रति व्यक्ति आय कम, वहां की गरीबी अधिक, आप ये तो जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 14 नंबर प्रश्न, यहां पे देखिएगा ध्यान से, कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए आपका बिस्मार्क उत्तरदायी था, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सबका योगदान था, बट कौन प्रमुख रूप से उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क। तो 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे बोकारो इस्पात संयंत्र का जो स्थापना हुआ था, वो किस देश के सहयोग से खोला गया था। तो बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से खोला गया था। उस समय रूस बड़ा सा देश हुआ करता था, सोवियत संघ रूस, जिसका बाद में डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन कर दिया गया, छोटे छोटे देशों में बट गया। तो रूस के मदद से ये खोला गया था। तो याद रखते चलेंगे, सारा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। ठीक है, अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और फूट डालो और शासन कालो तो आप जानते हैं अंग्रेजों का ये नीति था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर, कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1962 में हुआ था। ये सारा फैक्ट्स है और इस खूब प्रश्न सब आता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 1962। रटते चलिएगा एक एक प्रश्न। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न कह रहा है आपसे कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। तो मेधा पाटकर जो है वो आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी। जैसे ही मेधा पाटकर का नाम आए, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा। 60 प्लस में टारगेट दिया हूं, अंतिम अपने नाम के साथ बताइएगा कम से कम न्यूनतम। जैसे न्यूनतम है कि 80 में से 40 बनाइए एग्जाम में, तो यहाँ पे क्या है कि 60 अगर आप सही कर लेंगे तो समझिए आसानी से आप 40 बना लेंगे। कह रहे कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न है। तो गोल घर का निर्माण जो हुआ था 1786 में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अच्छा, ये तो 1786 में, तो 1786 में हुआ था, लेकिन किसके लिए हुआ था, तो अनाज रखने की कोठार के लिए इसका निर्माण किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। कह रहा है आपसे कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कहा है, यहां पे देखिएगा कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो किसी भी राज्य के पास जनसंख्या उसका होना चाहिए, उसका सरकार संप्रभुता, तो ये सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। ध्यान से देखते चलिए, याद करते चलिए, क्योंकि अंतिम समय है तो बस आपके पास अब रटने का ही विकल्प बचा है। कह रहा कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 22 का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर। प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मतलब इसमें से कौन इसमें वर्तमान में आप मुद्रा का रूप नहीं देखते हैं? तो देखिए मुद्रा आप देखबे करते हैं, लोग जमा राशि के रूप में भी मुद्रा रखता है, ड्राफ्ट भी रखता है, तो इसलिए ऑप्शन डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 24 नंबर सॉरी प्रश्न। कह रहा है आपसे कि 95वें स्थापनाएं किसकी रचना है? जल्दी से बताएंगे, 95वें स्थापनाएं किसकी रचना है? तो ये मार्टिन किंग की है, तो ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देख रहे हैं हर एक सेगमेंट से प्रश्न का रिवीजन आपका हो रहा है। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध बताइए, कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न, कि भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि इनमें से कौन आर्थिक विकास के क्षेत्र से संबंधित है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आर्थिक विकास के क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो सहकारी क्षेत्र है, ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी आप जो देख रहे हैं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये सभी तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, इसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल कौन था? तो ऑप्शन डी सही उत्तर था, क्योंकि पूछा था आर्थिक विकास के क्षेत्र से। कह रहा है इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब जिसका एक से अधिक देशों में, अनेक देशों में व्यापार हो। तो एलजी भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला, तो इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया है, तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 27 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप प्रचलन में है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए आजकल मुद्रा का देखेंगे, धात्विक मुद्रा चल नहीं रहा है, सोना का सिक्का चल रहा है, लेकिन पत्र मुद्रा आजकल प्रचलन में है, जिसमें चेकबुक वगैरह आ जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, सभी इकोनॉमिक्स से प्रश्न मिला। देखिए आपदा प्रबंधन से प्रश्न आ गया। करे कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आप जानते हैं जैसे ऊपर युद्ध था, प्राकृतिक आपदा नहीं था, मानव जनित आपदा था। उसी तरह आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा है, तो 29 का ऑप्शन सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 30 नंबर। करे निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यहाँ पे देखिए बिहार का शोक, तो आप जानते हैं बिहार का शोक कौन है? कोसी नदी है, तो ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। ये प्रश्न तो सभी विद्यार्थी को याद होगा, क्योंकि कई बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि कोसी से बाढ़ आता है और काफी क्षति होता है बिहार में, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था, मतलब 1854 में, तो ऑप्शन बी रट जाएंगे। ये सब तो रटने वाला चीज है कि कब हुआ था स्थापना, कौन सा नारा किसने देते, रटते चलिएगा। बाढ़ के समय हमें जाना चाहिए, तो आप जानते हैं बाढ़ के समय में कहां जाना चाहिए? बबुआ टाइप प्रश्न, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फोन है, ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए आपदा तो आप अब समझ चुके हैं
कि प्राकृतिक आपदा जिसमें हमारा कोई अधिकार नहीं, जिसका कोई भी पूर्वानुमान नहीं, जो प्राकृतिक रूप से घटना घटित हो और मानव जनित आपदा इसमें हमारा योगदान हो। तो प्राकृतिक आपदा इसमें से कौन है? देखिए भूकंप है, आग लगना तो मानव जनित आपदा है, बम विस्फोट रासायनिक दुर्घटना है सभी, लेकिन भूकंप सुनामी बाढ़ है सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अरे रूसो किस देश का दार्शनिक था? ये भी प्रश्न कई बार पीछे पूछा जा चुका है, लेकिन ये प्रश्न हमेशा पूछते रहता है। क्यों? ताकि ये विद्यार्थी देखते हैं रूस हो तो समझते हैं रूस का, लेकिन ये ऐसा है नहीं है, ये रूसो जो है तो फ्रांस का है, आप जानते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, इसीलिए तो ये पूछता है बार बार प्रश्न, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरे जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है, इसलिए तो इसका नाम ही है महानगर। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? आप देख रहे हैं ना कि हर एक सेगमेंट से ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएगा, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, आपदा प्रबंधन से, इकोनॉमिक्स से, पांचों सेगमेंट का रिवीजन हो रहा है। तो अंतिम समय में यही करना चाहिए कि अंतिम गेस प्रश्न के साथ अपना रिवीजन करते रहना है, और 2 टाइम में आपके लिए डेली क्लासेस चल ही रहा है। चलिए इसका उत्तर देंगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन में आता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करें निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार मतलब कम्युनिकेशन, जिसे संदेश का आदान प्रदान हो सके उसे बोलते हैं संचार। तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कितना बहुआ टाइप प्रश्न, 39 नंबर, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी पर बृहद क्षेत्र में जल है, इसलिए नीला ग्रह इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 39 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न यहां पे है, कह रहा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ककोलत नवादा में ना है, बिल्कुल नवादा में है। तो ऑप्शन बी 40 का सही उत्तर याद रखेंगे। एग्जाम में आपको 40 ही प्रश्न का उत्तर देना है, तो जरूरी थोड़ा शुरू से ही 40 बनाइएगा। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मतलब पूरा 80 प्रश्न। अब तो एग्जाम में कम समय है, और मैं देखिए ऐसे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कोई इधर उधर की बात नहीं, मैं प्रयास करता हूँ कि अंतिम समय, इसलिए मैं ज्यादातर आपको वीडियो क्लास दे रहा हूँ ताकि कम समय में मैं अधिकतम प्रश्न बता दूं। नहीं तो इसी 80 प्रश्न में हम लोग 2-2 घंटा चर्चा कर सकते थे, ताकि चीजें आपको आलतू फालतू बात से मतलब नहीं, आप सीधे प्रश्न पढ़िए और उत्तर पढ़िए और 1-2 बार देखकर रटते चलिए इसको। तो इसलिए मेरा ये टारगेट है कि मैं इसलिए सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस रख के आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नवादा में है ककोलत जलप्रपात। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 41 नंबर। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप जानते हैं चंडीगढ़ हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे आपसे कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है सर? तो 40% है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आपसे कि संघ राज्य का उदाहरण है, तो संघ राज्य का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका है, फेडरल सिस्टम वहीं से तो लिया गया है। तो 43 का ऑप्शन ए रट के जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में है, आप जानते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए मिश्रित 3 तरह की अर्थव्यवस्था का जिक्र है आपके बुक में, अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़े भी हैं। एक अर्थव्यवस्था होता है आपका पूंजीवादी, जिसमें उत्पादन पे और वितरण पे सीधे सीधे निजी आदमी का मतलब कि स्वामित्व होता है, और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि अधिकतम लाभ कमाना। तो उसको रिप्लेस करके आया साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसमें जो था आपका पूरा उत्पादन और वितरण पे सरकार का कंट्रोल था, और उसका उद्देश्य होता है लोक कल्याण, अधिकतम लोगों तक उसका लाभ पहुंचे, एक मतलब उसका मेन उद्देश्य होता है। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो उसको रूस में लागू था साम्यवादी, चाइना वगैरह में। अच्छा अमेरिका ब्रिटेन ये सब में था आपका पूंजीवादी। तो दबाव था भारत पे कौन सा व्यवस्था अपनाए? तो भारत पहला देश पड़ा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए, मतलब दोनों, जो समाजवादी का गुण था। हमारा संविधान ही वैसा ही है। देखिए संविधान में कनाडा से कुछ चीज लिया गया, कुछ अमेरिका से लिया गया, मतलब जहां से कुछ आयरलैंड से लिया गया, जहां से जो अच्छा लगा तो वो हम लोग उठाकर रख लिए ताकि एक अच्छा संविधान तैयार हो। उसी तरह हम लोगों ने जो साम्यवादी का गुण था, जो पूंजीवादी का गुण था, दोनों में से जो हमको अच्छा लगा वो हम लोग मिश्रित में लाए। तो इसमें क्या हुआ कि उत्पादन और वितरण पे सरकार और निजी मतलब कि निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये चीजें था। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? भारत में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 1975 में कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी की सरकार था, राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद। तो उस समय 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 45 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संस्थान, मतलब देखिए वित्त आपको ऋण वगैरह रुपया पैसा देने का दो तरीका है कि संस्थागत, जो संस्था के रूप में काम करते हैं, कोई फाइनेंस कंपनी संस्था है, बैंक है वो संस्था है। लेकिन जहां से आप कहीं से किसी से ऐसे ही जा रहे हैं ब्याज पे पैसा ले रहे हैं तो संस्था थोड़ा वो नहीं है। तो सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? महाजन है, जहां पे आसानी से लोग को मिल जाता है तो वित्त वगैरह। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरे लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला छाप, जिसके लिए काफी लड़ाई भी हुआ था, जो रामविलास पासवान के द्वारा मतलब कि स्थापित पार्टी था। बाद में आप देख ही रहे हैं उनके चाचा भतीजा में काफी इस पे मतलब चला था चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा काफी दिन तक। तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर याद रखेंगे 47 नंबर प्रश्न का। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे आपसे कि मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो आप जानते हैं दास कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल। तो ऑप्शन बी। अब यहां से कई प्रश्न आपका कवर हो गया कि दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। कब किया था? 1867 में। दास कैपिटल को किस नाम से जानते हैं? तो साम्यवादियों या समाजवादियों के बाइबिल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। कहां पे स्थित है सर? कंबोडिया में। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया 50 नंबर। तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो दूध उत्पादन से संबंधित था, मतलब डेयरी विकास से था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात कि AITUC की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो AITUC की स्थापना 1920 में हुआ था। तो 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी याद रखेंगे। AITUC ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा है पटना का प्राचीन नाम, तो आप जानते हैं बउआ टाइप प्रश्न है, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 53 नंबर। कह रहे हैं आपसे कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1929 में आया था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तो 53 का ऑप्शन सी रट जाइए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो सबसे पहले आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपका राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में इन्होंने सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया था 1900 कितना में 68, जिसमें 1868 में। कब? 1868 में, जब आपका अंग्रेजों का शासन था। इन्होंने ही बताया था कि कैसे अंग्रेज जो है हमारे संसाधन का विदोहन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आप जानते हैं RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करे रबी की फसल किस महीने बोई जाती है? तो रबी की फसल मतलब ठंडा में बुआई होता है, मतलब अक्टूबर नवंबर में, जिसका भी वर्तमान में बुआई हुआ है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, रबी की फसल। और खरीफ तो जिसका गर्मी के दिन में बुआई हो। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो जो खिलौना उद्योग होता है वो छोटे पैमाने का उद्योग होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 57 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 58 नंबर। अरे भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? तो हम लोग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहे हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? यहां पे ध्यान देंगे, कौन जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल क्या होता है?
ये देखिए, एक होता है खाद्यान्न फसल जिसका उद्देश्य होता है कि मतलब वो भी हम लोग सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बट उसका मूल उद्देश्य होता है कि खाने के लिए पर्पज से हम उसमें से कुछ रखेंगे। और एक होता है व्यवसायिक जिसका उद्देश्य ही होता है कि इसको बेचेंगे, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, उससे हमको लाभ कमाना है, जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सब चीज, गन्ना हो गया। तो व्यवसायिक फसल कौन है? गन्ना है, जूट है, तंबाकू है। कौन नहीं है पूछा है तो गेहूं नहीं है। धान और गेहूं क्या है? खाद्यान्न फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है। तो अभी जब मैं ऊपर बता रहा था कि कैसे मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, फिर आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें मैं एक चीज आपको ध्यान होगा क्लास में तो बताया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है लोक कल्याण। तो ऑप्शन डी सही उत्तर, याद रखिएगा, लोक कल्याण। देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो क्लास में ध्यान होगा तो ये भी मैं विस्तार से ऊपर समझा दिया था। तो कौन नहीं है? तो नगर निगम नहीं है, ये नगर पंचायत में आएगा। बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद सभी है। तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो नई आर्थिक नीति में निजीकरण आपका, फिर वैश्वीकरण, फिर उदारीकरण लागू किया गया था, राष्ट्रीयकरण इसमें नहीं था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि लौह अयस्क है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये अनवीकरणीय है। किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है। तो ऑप्शन बी मेरे साथ दोहराकर याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कह रहा है आपसे कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसका कथन है। तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 65 नंबर क्या कह रहा है? 65 नंबर प्रश्न है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। जैसे मतलब ऊपर वाला परिभाषा किसने दिया था, उसी तरह किसका कथन है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कथन है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है फिर अगला प्रश्न महात्मा गांधी से ही पूछ लिया कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन ए रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। मतलब कौन संस्था मुद्रा जारी करती है। तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए कहां पे दिया है? ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट जाना है आपको 67 का। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी उत्तर देते चलिएगा, और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है रटते चलिएगा, क्योंकि अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो पेपर में छपेगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये काम है निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दल का मान्यता देता है, रद्द करता है, चुनाव चिन्ह वगैरह सभी चीज। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न की कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा भारत सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो वो था आपका 59वां संशोधन ना, बिल्कुल 69 का। ऑप्शन सी सही उत्तर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है आपसे कि भारत में किस खनिज का अभाव है। ध्यान से देखेंगे तो भारत में लेड का अभाव है, सीसा का। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। बाकी अबरक भी मिल जाता है, बॉक्साइड भी, मतलब एल्युमिनियम भी, लोहा वगैरह भी। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहे भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। देखिए लोकतंत्र जो है 9th में भी आप पढ़े होंगे, डेमोक्रेसी दो भाग में हम लोग पढ़ते हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि डायरेक्ट आप हाथ उठाकर चुनाव में भाग लेंगे, डायरेक्ट मतलब के रूप से चुनाव होगा। और प्रत्यक्ष में इनडायरेक्ट, मतलब हम लोग इनडायरेक्ट वोट वगैरह के माध्यम से सुनेंगे, हमारा प्रतिनिधि जाकर हम पे शासन करेगा। तो भारत में क्या है? वोटिंग सिस्टम है, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं आपसे कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है। तो ऑप्शन बी रट लेंगे। 73 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल किया गया था। मतलब जब औद्योगिक क्रांति योजना चला था तो सबसे पहले शुरू में कौन सा उद्योग पे मतलब की योजना लागू किया गया था, एक क्रांति। तो कोयला, कपास और लौह उद्योग पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 74 नंबर। कह रहा है आपसे कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद पूरा हुआ था? सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो वही जिसने समाजवादियों की बाइबिल का रचना किया था, मतलब कार्ल मार्क्स को, जिसने दास कैपिटल की रचना किया था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखें। करे झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आप जानते हैं झरिया जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? अभी मैं बता रहा था खाद्यान्न फसल में तो ये सभी आता है, लेकिन प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो आपका धान है, धान गेहूं दोनों, लेकिन सबसे प्रमुख पूछे तो धान है, तो ऑप्शन डी 77 का सही उत्तर है। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था, योजना आयोग बंद करके क्या लाया गया इसका स्थान पे? नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजल्स थे, तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी रट जाएंगे। अंतिम प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? तो जेड गुडी नहीं है, तो ऑप्शन डी रट जाइएगा। तो आपके एससीईआरटी बुक का प्रश्न है, तो अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आगे किस सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जिस भी प्रश्न का उत्तर गलत हो गया उसे रट जरूर जाएगा, क्योंकि सभी अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी सभी क्लासेस जारी है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।